नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और खास तौर से वो हफ्ता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई हैवी वेट अर्निंग्स का इंपैक्ट आप मार्केट में देख रहे हो। आज कई हैवी वेट अर्निंग इस हफ्ते में आनी है, प्लस इकोनॉमिक सर्वे जो कि 1 बजे आने वाला है, और साथ ही साथ बजट जो कि कल जिसकी घोषणा होने वाली है। तो इन सब चीज़ों के बीच में भारतीय बाजार जो कि निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी के साथ हर निशान में मोरलेस फ्लैट साइड पे भी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। 24,500 के ऊपर इंडेक्स सो फार बना हुआ है और अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से मार्केट्स ने दिखाई है। ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स ने बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से भी एक बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी बैंक हालांकि है बिल्कुल फ्लैट, लेकिन लोअर लेवल से यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 52, 254, 257 के जोन में कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स जो कि 1.25% ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है 56,566 के जोन पे। एंड लाइकवाइज स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक अच्छी रिकवरी के बाद करीब 3-4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी, निफ्टी बैंक फ्लैट और लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक मार्केट के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। अर्निंग्स का इंपैक्ट जरूर है हेवी वेट स्टॉक्स के अंदर, लेकिन एडवांस डिक्लाइन एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। 1574 शेयर खरीदारी में और 817 शेयरों के अंदर सोफार बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेक्टर वाइज नजर डाली जाए तो आज बैंक फ्लैट है, फाइनेंशियल फ्लैट है। पीएसयू बैंक 0.5% ऊपर है, सीपीएससी 1.5% ऊपर, ऑटो 1% ऊपर, कैपिटल गुड्स 1% ऊपर और फार्मा जो कि 1.5% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। मेटल 1% के आसपास की बढ़त में। आईटी फ्लैट, एफएमसीजी फ्लैट, रियल्टी 0.5% नीचे और ऑयल एंड गैस करीब 1/4% नीचे सो फार कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मार्केट्स में जो आज ड्राइव किया है वो या तो पीएसयू ने किया है, कैपिटल गुड्स ने किया है, या बहुत हद तक आज फार्मा भी सपोर्टिव आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आज हम बातचीत करने वाले हैं आशीष बहेती जी से, जो कि पुणे से हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आशीष सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर। 24,600, 24,700, 24,800 के आसपास राइटिंग, स्पेशली 24,600 के आसपास। 24,500 पे पुट राइटर्स हैं, 24,400 पुट राइटिंग है और 24,300 के आसपास आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा निफ्टी बैंक के केस में स्पॉट भले ही अभी फ्लैट कामकाज कर रहा है और 52,250, 200 के रेंज में है, तो 52,300, 52,400, 52,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं और 52,200, 52,100 और 52,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो मार्केट्स मोरलेस अभी तो रेंज में है, लेकिन एक अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ शॉर्ट कवरिंग है, ये भी ज़रा देख लीजिए। चूँकि बाजार में जो मूव है उसमें ज़्यादा बेहतर सिचुएशन आपको दिखाई पड़ेगी आज लॉन्ग साइड पर, क्योंकि मार्केट्स में इन्फो एज खरीदारी में 1.5% ऊपर, पावर ग्रिड, गोदरेज कंज्यूमर, आईजीएल, अदानी पोर्ट, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जहां पर एक अच्छे अपमूव्स मार्केट के अंदर है। इसके अलावा इंडियन होटल 7% ऊपर ये कामकाज कर रहा है, जेके सीमेंट 5.5% ऊपर, ओबरॉय रियल्टी, हिंदुस्तान कॉपर, जीएनएफसी 4.5% तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। बिकवाली के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आज नंबर्स का इंपैक्ट मेजरली है। विप्रो 9% नीचे, रिलायंस 3.5% नीचे, कोटक 3% नीचे, कैनफिन होम, बिरला सॉफ्ट करीब 2% नीचे। शॉर्ट बिल्डअप में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, जहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, करीब 1% के आसपास बिकवाली यहां पर देखने को मिल रही है। नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे कल भेद मुलाकात वैसे भी सामने होने वाली है, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स को लेकर कैसे आप व्यू ले रहे हो, क्या करना चाहिए बाजार में? अच्छी रिकवरी तो आई है, सो कोई भी साइन ऑफ वीकनेस तो मार्केट में सोफा नहीं दिख रहा, आप कैसे रीड कर रहे हो? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सुमित जी, जैसे आपने बताया रिकवरी अच्छी है मार्केट में, और जिस हिसाब से आज गिरावट था गैप डाउन, उसके बाद जिस हिसाब से मार्केट ने संभाला है वो काफी इंप्रेसिव है। बट हमें लग रहा है कि थोड़ा सा अभी दोनों इंडेक्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी आ रहे हैं और इंडेक्स में क्या हो रहा है, बैलेंस आउट हो जा रहा है। आज जैसे पीएसयूज चल रहे हैं तो आईटी के गिरावट, कुछ आईटी सेलेक्टिव स्टॉक्स के गिरावट के कारण इंडेक्स पे काफी वेटेज पड़ रहा है। तो इंडेक्स पे दूर रहे। अगर जिनके पास लॉन्ग है, लॉन्ग में बने रहे। हमें लग रहा है कि इंडेक्स में वापस एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है और 24,700 तक निफ्टी इमीडिएटली जाता हुआ देखने मिल सकता है, और इवेंचुअली शायद 25,000 का भी लेवल देखा जा सकता है। तो निफ्टी में लॉन्ग में बने रहे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है निफ्टी में, वो 24,350 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे 700 और 25,000 के टारगेट्स के लिए। बैंक निफ्टी की जहां तक मैं बात करूं सुमित जी, वहां पे थोड़ा सा अवॉइड करने की स्ट्रिक्टली सलाह रहेगी। लॉन्ग या शॉर्ट कुछ भी पोजीशन नहीं ले, क्योंकि जिस हिसाब से एचडीएफसी के नंबर्स आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन रिकवरी काफी अच्छी देखने मिली है एचडीएफसी में, 2% का मूवमेंट। और जिस हिसाब से कोटक में गिरावट आई है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक मिक्स्ड बैग है, और बैंक निफ्टी से एक बार अवॉइड करें, निफ्टी में लॉन्ग में बने रहे। तो निफ्टी में आप बने रहें, बैंक निफ्टी को एक बार को आप अवॉइड करके चल सकते हैं।
आशीष सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स में, क्योंकि आज की जो रिकवरी है उसमें बड़ा योगदान है या तो पीएसयू का या बड़ा योगदान है फार्मा का, तो आप कहाँ बेट कर रहे हो? जी सुमित जी, थोड़ा सा मैं केमिकल और फर्टिलाइजर्स की तरफ ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि शायद बजट है और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे एक अच्छा प्ले बन सकता है। तो जीएनएफसी पहला स्टॉक है जो हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक अपना 200 डेम आज रीगेन करता हुआ देखने मिला है। थोड़ा सा मूव आ चुका है ऑलरेडी 0.25% का, बट हमें लग रहा है यहाँ से जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बना है वो काफी इंप्रेसिव है। तो जीएनएफसी में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 679 का एसएल मेंटेन करे। 700 का पहला टारगेट और 715 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो ओएमसीज का हिंद पेट्रो में बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है और जिस हिसाब से जो फ्राइडे की गिरावट थी वो पूरी अरेस्ट होते हुए देखने मिली है और आज एक वापस शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रहा है इसमें। तो फ्राइडे के जो शॉर्ट्स है वो एग्जिट करते हुए देखने मिल रहे हैं। तो 344 का एक स्टॉप लॉस लगाकर हिंद पेट्रो में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो टारगेट दिख रहे हैं हमें वो 358 का पहला टारगेट और 365 के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। तीसरा जो स्टॉक हमें बहुत काफी अच्छा लग रहा है वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का। इसमें भी हमने देखा था कि फ्राइडे को एक अच्छा खासा गिरावट था और आज पूरा एक टर्न अराउंड देखने मिला। स्टॉक 20 डेमा के अपने ऊपर निकल चुका है और जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में, हमें लग रहा है यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो इसमें भी खरीदारी की सलाह है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 780 का एक एसएल मेंटेन करे। 810 का पहला टारगेट और 830 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कल वैसे भी एनबीएफसी स्पेस में कई कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। एम&एम फाइनेंशियल के नंबर्स हैं, साथ साथ बजाज फाइनेंस के नंबर्स हैं। उससे ठीक पहले आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर अदरवाइज नज़र बना कर रख सकते हैं। साथ ही साथ 810 830 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 780 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा केमिकल स्पेस से कंपनीज़ को आइडेंटिफाई किया है आशीष जी ने। एचपीसीएल ओएमसी स्पेस से 358 365 के टारगेट्स के लिए 344 का स्टॉप लॉस और साथ ही साथ जीएनएफसी एक और ऐसा नाम जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। 700 715 के टारगेट्स के लिए 680 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। आगे भी आशीष सर से बातचीत करूंगा, लेकिन दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला तो संसद में इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 पेश हो गया है। सो इसकी डिटेल्स, इसकी फाइन डिटेल्स जो हैं वो कुछ ही देर में आनी शुरू हो जाएंगी, तो उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे ही आगे। लक्ष्मण जी भी इससे जुड़ते रहेंगे हमारे साथ। लेकिन साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नंबर्स आए हैं और नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट है। Q1 में कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं। मुनाफा 80% और इबिटा ग्रोथ करीब 16% रही है। मार्जिन में 7% से ज़्यादा की बढ़त रही है। हालांकि आय पर करीब 2% का दबाव रहा है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD एंड CEO शरद महेंद्र सर मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। तो शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं और इन नंबर्स के अंदर ना केवल रिन्यूएबल स्पेस या सेगमेंटल परफॉर्मेंस है, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है, लेकिन मर्चेंट पावर सेल्स का भी इम्पैक्ट रहा है। तो ओवरऑल सर क्या रहा, क्या की वजह रही नंबर्स को लेकर, प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, मार्जिन्स को लेकर? क्वार्टर वन का अगर हम बात करें करंट ईयर का, तो हम पहले ये बताना चाहेंगे कि ये क्वार्टर एक बड़ा हैपनिंग क्वार्टर रहा है कंट्री के लिए एज वेल एज जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए भी। अगर हम देखें कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि डिमांड ग्रोथ 7.5% का था, पावर डिमांड ग्रोथ, और इस साल क्वार्टर वन में ये ग्रोथ हैज बीन अ रोबस्ट ग्रोथ, 11% का ग्रोथ है पावर डिमांड में। और ये ग्रोथ ड्राइव हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। वेदर कंडीशंस आल्सो, क्योंकि हमने देखा कि एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशंस भी हमने देखी क्वार्टर वन में, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में सिग्निफिकेंटली आए 22% का कंजम्पशन ग्रोथ है, पावर डिमांड का ग्रोथ है। सो ये फैक्टर्स ने डिमांड ग्रोथ को ड्राइव किया है। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो हमारा डिमांड ग्रोथ है, जैसे कंट्री का 11% का डिमांड ग्रोथ है, हमारा जनरेशन ग्रोथ, हमारा सेल ग्रोथ यूनिट टर्म में अगर बात करें तो 18% का हुआ। 18% हमारा ग्रोथ है, जो कि प्राइमरीली ड्रिवन बाय वेरी गुड हाइड्रो पावर जनरेशन। अगर हम देखें हमारा हाइड्रो पावर का जो जनरेशन ग्रोथ है वो 61% है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर क्वार्टर वन। जबकि कंट्री लेवल पे अगर देखें तो हाइड्रो पावर जनरेशन एक फ्लैटिश रही है। बट सतलज बेसिन हिमाचल में, जहां पे हमारा करचम, वांगटू और बास्पा प्लांट हमारा एस्टेब्लिश्ड है, वहां पे उस सतलज बेसिन में हाइड्रो पावर जनरेशन का ग्रोथ 38% है।
सर साथ ही साथ क्योंकि आपने पीएलएफ की बात की, जो अभी का प्रेजेंट प्लांट लोड फैक्टर है वो किस तरह का है, खास तौर से ओवरऑल पैन इंडिया प्लस इंडिविजुअली? देखिए, अगर कंट्री लेवल पे देखें, लास्ट ईयर Q1 में 70% का पीएलएफ था थर्मल का। इस साल 76.4% है, और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है, रिजल्ट है ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंटरवेंशन किया लास्ट 1 ईयर में टू एंश्योर दैट इस पर्टिकुलर पीरियड में जब डिमांड बहुत होती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, कोल इन्वेंट्री की जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग करी लास्ट 1 ईयर में, वो बहुत सपोर्टिव रही है। कोल इन्वेंट्री ऑलमोस्ट सारे थर्मल पावर प्लांट्स में कंट्री में बहुत अच्छे लेवल पे रही, जिसकी वजह से प्लांट यूटिलाइजेशन अच्छा था। अगर हम बात करें हम अपने प्लांट की, तो हमारा रत्नागिरी प्लांट में अगेंस्ट कंट्रीज एवरेज पीएलएफ ऑफ 76.4, हमारा पीएलएफ रहा है 87%। सर साथ ही साथ क्योंकि वो हम देख भी रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे पेश हो गया है, कल बजट आने वाला है, तो और आप सेक्टर में हो, उसमें रिन्यूएबल भी है, सोलर भी है, आपको कई सारे ऑर्डर भी मिले हैं सोलर के गवर्नमेंट से। सो क्या एक्सपेक्टेशन आप लगाकर चल रहे हो बजट को लेकर, और किस तरह की डिटेल की उम्मीद लगाई जाए वहाँ से? इंडस्ट्री ने एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दिया है कि भाई एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए बोथ एट सेंटर एंड स्टेट लेवल, ताकि फास्टर क्लियरेंसेस हो। सेकंड, आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि इवैक्यूएशन, ट्रांसमिशन, ये एक बॉटलनेक बन सकता है, जिसपे गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। उन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए अनाउंस भी करे हैं, बट उसको भी स्पीड अप करना होगा। ओवर एंड अबव दैट, हम ये बोलेंगे कि आज इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि इन केस ऑफ रिड्यूस्ड जीएसटी का जो इम्पैक्ट है बहुत हाई लेवल पे है, अगर उस पे गवर्नमेंट देखे, विच विल हेल्प इन मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। सो उसके बाद एक ग्रीन एनर्जी फंड, अगर जैसे गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ग्रीन बॉन्ड्स करे थे, उसको और स्ट्रेंथन करें। तो दीज आर सर्टेन स्टेप्स विच विल बी अ बूस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जैसे पीएलआई स्कीम लाए थे इस सेक्टर के लिए। पीएलआई स्कीम एक पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए लाए थे। इस एंटायर सप्लाई चेन को, जो आज हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कंट्री की इतनी है, उसके ऊपर एंटायर सप्लाई चेन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, एमएसएमईज हैं, अदर इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए भी कुछ पीएलआई स्कीम अगर लाए टू प्रमोट मेक इन इंडिया, टू टेक एडवांटेज of the huge investment which this renewable energy space is going to see, so that make in India percentage increases. These are some of the representations which the industry has made. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए केपेक्स के लिए या केपेक्स के बढ़ाने के लिए, और आने वाले समय के तमाम अपडेट्स के लिए भी। आशीष सर, JSW एनर्जी कैसे रीड कर रहे हो आप? नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद स्टॉक में रिएक्शन है, आप कैसे रीड करो चार्ट को? सुमित जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक कंटिन्यूअसली अपने वीकली और अगर मैं मंथली चार्ट्स में डिस्कस करूं तो हायर राइज के पैटर्न बना रहा है। पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेट जरूर कर रहा है। 700 का जो रेंज है वहां पे मुझे लग रहा है एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड भी स्क्वीज हो चुका है और हमें लग रहा है वापस इसमें 750 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो 700 का ही स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर द टारगेट ऑफ 750। तो 715, 750 तक के टारगेट्स आप इन्हें देख सकते हो। वैसे आप बने रहो, और मैनेजमेंट को भी आपने सुना JSW एनर्जी की। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। बजट का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए सब मिलके बजट CNBC आवाज़ पर देखें। देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट। निफ्टी करीब 4 अंक नीचे, सेंसेक्स 34 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 4 अंक नीचे। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट्स में एक तो मार्केट लोअर लेवल से बढ़िया रिकवर करके गया, दूसरा लोकसभा में कुछ देर पहले इकोनॉमिक सर्वे टेबल हो गया है। तो अब उसकी डिटेल्स स्लोली एंड स्टेडली आती रहेंगे, तो उसके ऊपर हम आगे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इस बीच आशीष सर, आपकी तरफ से एक सस्ता ऑप्शन। सस्ता ऑप्शन के तौर पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 650 वाला जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि एक अच्छा रिकवरी आज देखने मिला है AU बैंक में, और जिस हिसाब से स्टॉक में मैसिव शॉर्ट्स बने हुए थे, हमें लग रहा है इसे ऑप्शन के थ्रू प्ले करना ज्यादा बेटर रहेगा। तो 650 वाला जो कॉल है वो 8 रुपए के करीब चल रहा है, उसमें खरीदारी की जा सकती है।
जो इसमें सुमित जी स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब करीब 6 रुपए का कैसे मेंटेन करे। 11 का पहला टारगेट एंड 14 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो 11 का पहला और 14 का दूसरा टारगेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 650 ही कॉल, इसके ऊपर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की कुछ इकोनॉमिक जो डिटेल्स हैं एक्सक्लूसिवली वो आपके सामने हैं। 6.5 से 7% की रियल जीडीपी ग्रोथ का एक अनुमान लगा के चला जा रहा है, प्लस पीपीपी मॉडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कामकाज करने की बातचीत है, प्लस मेंटल हेल्थ को लेकर या प्राइवेट सेक्टर की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने को लेकर यहाँ पर सरकार का खासा फोकस रह सकता है। कुछ डिटेल एक्सक्लूसिवली आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन पूरी डिटेल के ऊपर हम आगे इस पर और बातचीत करेंगे। आशीष सर, इन द मीनवाइल आप ज़रा 2-3 स्टॉक्स देखिए। रियल स्टेट स्पेस से ओबरॉय रियल्टी और सीमेंट स्पेस से जेके सीमेंट वापस रफ्तार के अंदर लौटे हैं दोनों, क्या करें इनमें? जी, ओवरऑल में तो बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और फर्स्ट डे खुलते ही इसमें मोमेंटम काफी अच्छा बना था। वॉल्यूम भी अच्छे खासे ऑलरेडी हो चुके हैं, जो एवरेज इसके डेली वॉल्यूम होते हैं उससे डबल वॉल्यूम ऑलरेडी स्टॉक में अभी तक हो चुके हैं। हमें लग रहा है इसमें यहाँ से ये तेजी और बढ़ सकती है, तो खरीदारी की ही सलाह रहेगी इन लेवल्स पे भी। ओवरऑल रियलिटी में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1710 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है 1800 का पहला टारगेट एंड इवन 1830 तक के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। जेके सीमेंट की अगर मैं बात करूं सुमित जी, तो यहाँ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना है। नंबर्स का रिएक्शन काफी अच्छा लग रहा है, स्ट्रीट ने दिया है। और जिस हिसाब से अब जेके के कारण पूरा सीमेंट सेक्टर, इनफैक्ट अल्ट्राटेक, ग्रासिम, इनमें भी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट चालू हो चुकी है। तो जेके सीमेंट को भी खरीदारी की जा सकती है या चेज किया जा सकता है इन लेवल्स पे से। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4390 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है इसमें भी 4500 और 4550 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आईटी पे कोई टेक है क्या आशीष सर? एक तरफ परसिस्टेंट, एलटीटीएस, एम्फेसिस सब में खरीदारी है, शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए। दूसरी तरफ अनवाइंडिंग में आपका नाम आएगा, इवन बिरला सॉफ्ट जहाँ पर अनवाइंडिंग है, इवन विप्रो नंबर्स के बाद मेगा प्रेशर। सो यहाँ दो हिस्से बट रहे हैं स्लोली एंड स्टेडली, क्या किया जाए? सुमित जी, थोड़ा सा स्ट्रीट भी डिवाइडेड है और हमारा भी व्यू वैसे ही है बना हुआ है। हमें लगता है कि थोड़ा सा, इनफैक्ट इन्फी में अच्छी खासी तेजी चल रही है, बट हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहेंगे लार्ज कैप आईटीज को। और अगर लार्ज कैप आईटी में कुछ अच्छा लग रहा है तो एचसीएल टेक ही है। बाकी मिड कैप आईटी में बने रहने की ही सलाह रहेगी। हमें लग रहा है जिस सबसे नंबर्स आए और जिस सबसे सेटअप बन रहे हैं मिड कैप आईटी में, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो परसिस्टेंट में आज अच्छी खरीदारी देखने मिली है, तो शायद वहां पे एक ध्यान रखा जा सकता है मिड कैप आईटी में। परसिस्टेंट के ऊपर आप थोड़ा बहुत नज़र बना सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्विक्शन एटलीस्ट नहीं दिखाई पड़ेगा आपको पूरे आईटी में। ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी आ चुकी है। दो नाम और, उसमें एक हिंदुस्तान कॉपर और इंडियन होटल्स। इंडियन होटल एफ&ओ का टॉप गेनर है, आज 7% की तेज़ी है, और हिंदुस्तान कॉपर, क्या करें इन दोनों में? हिंदुस्तान कॉपर सुमित जी थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक अभी बैन में भी है और जिस हिसाब से इसमें मूव्स आते हैं वो थोड़े से वाइल्ड हो जाते हैं। आज रिकवरी अच्छी है तो 5% की, लेकिन थोड़ा सा इसे अवॉइड करें। इंडियन होटल्स का नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है स्टॉक ने, और काफी गिरावट थी। 7-8 दिनों से कंटिन्यूसली लोअर लोज के पैटर्न बन रहे थे, आज वो पूरा निगेट होता हुआ देखने मिला है और स्टॉक ने एक अच्छा मूव बनाया। हमें लग रहा है 650 तक के लिए स्टॉक तैयार है, वहां तक की इसमें चाल देखने में मिल सकती है, तो खरीदारी की जा सकती है। या कोई भी डिप आए तो उसमें जरूर पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 595 का एक एसएल मेंटेन करें। 595 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके आप लॉन्ग साइड पे जरूर नजर रख सकते हैं। लेकिन इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि टेबल हुआ है FY25 में 6.5 से 7% की रियल जीडीपी ग्रोथ की बातचीत। थोड़ा डिटेल्स आना शुरू हो चुका है और लक्ष्मण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं तमाम डिटेल के साथ। लक्ष्मण जी, सोर्सेज के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि शायद पीपीपी मॉडल के ऊपर ज़्यादा थ्रस्ट रहने वाला है और जो प्राइवेट सेक्टर्स उनकी भागीदारी कहीं ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्या आप गैदर कर पा रहे हो? देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात इस सर्वे में ये निकल कर आई है कि सूत्रों के हवाले से भले ही हम कह रहे हो, लेकिन सर्वे लोकसभा में टेबल कर दिया जा चुका है और सर्वे की कॉपी हमारे हाथ में है और उसमें जो है वो उसके मुताबिक वही बातें जो हम लोगों ने 8 बजे सुबह अपने दर्शकों को बताई थी, वही बातें अब जो है सर्वे में निकलकर सामने आई है कि कारोबारी साल 2024 और 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ जो है 6.5% से लेकर के
7% तक रहने वाला है। ये अनुमान यहाँ पे दिया गया है और ये जो है सो सर्वे में साफ तौर से कहा गया है। ये वही बात है जो अनुमान हमने आपको 8:30 बजे अपने दर्शकों को बताया था कि जीडीपी ग्रोथ 2024-25 के लिए 6.5% से लेकर के 7% रहेगा, ये बताया गया है। ग्रोथ के रास्ते में 3 चुनौतियां बताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय हालात अच्छे नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट के मोर्चे पर चुनौती रहेगी, और दूसरा कि कई इलाकों में मानसूनी बारिश अच्छी तो हुई है लेकिन असंतुलित हुई है, इसकी वजह से कृषि क्षेत्र पर आप बहुत ज्यादा जोर ना दें। तीसरी बात यहाँ पे जो कही गई है वो जो आपने पार्टनरशिप की बात की, वो ये कि सर्वे में जगह जगह कहा गया है कि अगर आपको वाकई ग्रोथ चाहिए, अगर आपको वाकई रोजगार पैदा करना है तो एक पार्टनरशिप करना पड़ेगा। वो पार्टनरशिप सरकार और निजी क्षेत्र के साथ होगा, प्राइवेट सेक्टर के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और प्राइवेट सेक्टर के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपको पार्टनरशिप करना पड़ेगा और तभी जाके रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। रोजगार को लेकर के आर्थिक सर्वे में एक कह सकते हैं निजी क्षेत्र की थोड़ी सी खिंचाई भी की गई है। कहा गया है कि इनका प्रॉफिट तो काफी ज्यादा बढ़ा है लेकिन उस प्रॉफिट के हिसाब से रोजगार के मौके नहीं बढ़े हैं, उस प्रॉफिट को मैन पावर में इन्वेस्ट नहीं किया गया है। तो अगर रोजगार आपको देना है तो आपको रोजगार में निवेश करना पड़ेगा। और चेताया भी गया है कि अगर निजी सेक्टर ने रोजगार में निवेश नहीं किया तो आगे चल के डिमांड काफी ज्यादा कम हो जाएगी। एग्रीकल्चर पे बता दूं संक्षिप्त में, एग्रीकल्चर पर खास फोकस किया गया। कहा गया कि अब एआई की वजह से सर्विस सेक्टर में ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, एग्रीकल्चर को फोकस करिए, एग्रीकल्चर को आप जो है सो ग्रोथ का इंजन बनाइए। तो ये कई सारे सोर्सेस के थ्रू आप डिटेल लक्ष्मण जी से सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी, आप इसको और बेहतर तरीके से, पुख्ता तरीके से रिकन्फर्म करके बाकी और डिटेल भी गैदर कर लीजिए। इन द मीन वाइल आपसे हम दोबारा संपर्क साधेंगे कुछ ही देर में। फिलहाल के लिए शो को ही समेटते हैं, समय का अभाव, वरना और बात करता लक्ष्मण जी से। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम डिटेल हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन कुछ ही देर में लक्ष्मण जी वापस आपके साथ जुड़ेंगे कई सारी और इकोनॉमिक सर्वे की डिटेल के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।